दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के एजुकेशन पर। MCQ का आज 23वां वीडियो है। इससे पहले 22 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। और जैसा कि मैं हर रोज़ आप लोगों से बोला करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा और रिविज़न को कंटिन्यू रखिएगा और एग्ज़ाम पास है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर MCQ ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? क्या फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क? तो कौन कौन से देश सम्मिलित है आप ये जान लीजिए। तो इसमें आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। फिनलैंड शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है? फिनलैंड शामिल नहीं होता है। फिनलैंड की जगह पे कौन सा एक देश और होता है? तो डेनमार्क होता है। डेनमार्क तो है ही, स्वीडन भी है और नॉर्वे भी है, फिनलैंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर बात की जाए नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ये देख लीजिए आप लोग, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। कहाँ है? क्योंकि ये इनके राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछा करता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है आपका स्टॉकहोम। कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कहाँ है डेनमार्क की राजधानी? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ है? हेलसिंकी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नोबेल का शांति अवार्ड कहाँ से दिया जाता है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार जो नोबेल में 6 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और एक शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है जिस नोबेल पुरस्कार को, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। जबकि सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, राजधानी में मैं सारे का लिखवा दी हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्टिक समूह में कुल कितने देश आते हैं? तो बाल्टिक समूह में कुल 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। रुकिए, मैं इसे मिटा दे रही हूँ तो मुझे लिखने में आसानी होगी। ठीक है, बाल्टिक समूह में कुल कितने देश आते हैं? तो बाल्टिक समूह में 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं मैं बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कौन कौन से आते हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये 3 देश जो है बाल्टिक देश है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 देश देगा, 2 बाल्टिक समूह से होगा और एक अलग देश होगा, और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक समूह का देश नहीं है। तो कौन सा नहीं? अगर आप लोगों को तीनों पता रहेगा तो आप लोग आसानी पूर्वक आंसर दे सकते हैं। इसीलिए तीनों लिख लीजिएगा। बाल्टिक समूह में 3 देश आते हैं, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। आपसे पूछा जाएगा एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन है। कहाँ है? ताल्लिन एस्टोनिया की राजधानी है। जबकि लातविया की राजधानी रीगा है। कहाँ है लातविया की राजधानी? रीगा। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। कहाँ है? विनियस लिथुआनिया की राजधानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से कुल कितने देशों का सीमा लगता है? तो कैस्पियन सागर से कुल 5 देशों का सीमा लगता है। कितने देशों का? 5 देशों का सीमा कैस्पियन सागर से लगता है। कौन कौन से देशों का सीमा कैस्पियन सागर से लगता है? ये क्वेश्चन ये भी आई है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर से 5 देशों का सीमा लगता है। मैं बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए कौन कौन सा देश है वो। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान। कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस और ईरान। इन 5 देशों का सीमा कैस्पियन सागर से लगता है। करता क्या है देखिए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एक जैसा लग रहा है, इसमें दे देगा उज्बेकिस्तान और पूछेगा निम्नलिखित में से किन देशों का सीमा
कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। तो आप लोग अगर पांचों देशों के बारे में आप लोगों को पता होगा तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसलिए ये पांचों देश जरूर लिख लीजिएगा कि पहला नंबर तो कैस्पियन सागर से 5 देशों का सीमा लगता है। कौन कौन से देश हैं वो? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है श्वेत महाद्वीपों को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है? कौन सा महाद्वीप, कौन सा महादेश सागर है जो श्वेत महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है? तो वो है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? चारों ओर से घेरने वाला महासागर किसे? श्वेत महाद्वीप को। तो दक्षिण महासागर घेरता है। कौन घेरता है? दक्षिण महासागर श्वेत महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, अगर बात की जाए महासागर की तो आपसे पूछा जाएगा कुल कितने महासागर हैं? कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि श्वेत महाद्वीप आर्कटिक महासागर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? आर्कटिक महासागर को श्वेत महासागर कहा जाता है, क्योंकि वो बर्फों से ढका रहता है, इसलिए उसे श्वेत महासागर कहता है। श्वेत महासागर को ही दक्षिण महासागर चारों ओर से किसे कहा जाता है? श्वेत महासागर। कन्फ्यूजन होगा आप लोग, क्योंकि इसी टाइप का 2 नाम है। आप लोग लिख लीजिए आर्कटिक महासागर को किसे कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को श्वेत महासागर कहा जाता है। जबकि दक्षिण महासागर किसे कहा जाता है? दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महासागर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंटार्कटिक महासागर को। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर को दक्षिण महासागर कहा जाता है। तो अंटार्कटिक महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरा हुआ है। आइए अब मैं बताती हूँ कुल कितने महासागर है। कुल 5 महासागर है। कौन कौन सा? क्रमानुसार लिख लीजिए। सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसके बाद कौन सा है? अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, और आर्कटिक महासागर। कुल 5 महासागर है। अगर महाद्वीपों की बात की जाए कि कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं मैं बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हुए? 7 महाद्वीप। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ यह एक देश भी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है, शायद 66 वाला बीपीएससी में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। कितने हैं? कुल 54 देश हैं। कितने 54 देश हैं? 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि अगर पूछा जाएगा आपसे कि एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है किसे प्यासी भूमि का देश या महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप जो है एकमात्र महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को? तो मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं है? तो सरकारिया आयोग का सदस्य कौन नहीं है? पहले तो आप ये जान लें कि सरकारिया आयोग में सदस्य कितने। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है वो हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। और इसमें कितने सदस्य थे और रिपोर्ट कब दिया था? देखिए 1983 में गठन हुआ था, लेकिन रिपोर्ट जो है ये दिया था 1988 में। कब दिया था? 1988 में रिपोर्ट दिया था। ठीक है, गठन 1983 में सरकारी आयोग का, रिपोर्ट 1988 में। और इसके कुल 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से? आर एस सरकारिया तो इसके अध्यक्ष ही थे।
सरकारिया जो है वो न्यायमूर्ति भी रह चुके थे और इन्हीं की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। तो सरकारिया आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आर.एस. सरकारिया के अध्यक्षता में। इसके अलावे आर.एस. सरकारिया के अलावे इसमें अन्य 2 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो बी शिवरामन थे। कौन थे? बी शिवरामन और एस.आर. सेन। कौन थे? बी शिवरामन और एस.आर. सेन इसके अन्य सदस्य थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकारिया आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। किसकी अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? तो आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। 3 सदस्य कौन कौन से? तो एक तो थे आर.एस. सरकारिया खुद, दूसरा बी शिवरामन और तीसरा एस.आर. सेन। तो आप आराम से बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? वो डॉक्टर एस.आर. सेन। कौन थे? एस.आर. सेन। बलवंत राय मेहता की बात की जाए तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो किससे संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति? बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और कब गठन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट 1958 में सौंपा था। कब सौंपा था? 1958 में। और इन्हीं की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? तो नागौर में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ लागू किया गया था? नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में। कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रथम समिति कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मतलब 360 किससे संबंधित उपबंध दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 360 में तो ये दिया गया है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अगर आपातकाल की बात की जाए तो आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। कितने अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। एक राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित उपबंध दिया गया अनुच्छेद 356 में। कितने में दिया गया? अनुच्छेद 356 में। एक हो गया वित्तीय आपातकाल जिसका उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 360 में। तो कुल कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये 1965 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देगा उसका शब्द ना, तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जो मैं क्या कहती हूँ। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल शब्द जो है वो 1935 के भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को निलंबित जो किया जाता है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में क्या अभी तक एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो जी बिल्कुल, अभी तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितने बार? 3 बार। कब कब लगा है? 1962 में, 1971 में, 1975 में। कब लगा है? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में लगा था। और कहाँ लगा था? तो पेप्सू में लगा था, वर्तमान पंजाब में लगा था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? तो अधिकतम की चर्चा नहीं है, न्यूनतम की चर्चा है। ठीक है, न्यूनतम कितने दिन तक लग सकता है? तो न्यूनतम लग सकता है 6 सप्ताह तक। कितने तक? 6 सप्ताह तक न्यूनतम लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। और मैक्सिमम तो 6 मंथ तक लगता है। 6 मंथ के बाद फिर संसद से अनुमोदन लेके 6 मंथ का अनुमोदन लेते लेते आप इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन में 6 मंथ का अनुमोदन लेते लेते आप
अधिकतम 3 साल तक लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 3 साल से अधिक नहीं लगा सकते हैं। कितने साल तक लगा सकते हैं? 3 साल तक ही लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन। अपवाद है पंजाब में बहुत ज़्यादा, लगभग 5-6 साल तक कंटिन्यू लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन, चूँकि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए लगा था, तो वो एक्सेप्शन है। हालांकि अधिकतम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। अनुमोदन लेते 6 मंथ का अनुमोदन लेकर लगाया जा सकता है। जबकि वित्तीय आपातकाल की बात की जाए कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है, तो भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल लगाना अच्छी बात नहीं है, भगवान ना करे कभी नौबत आए कि भारत पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाए भारत में। और अगर वित्तीय आपातकाल एक बार लग गया तो कितने समय तक लगाया जा सकता है इसे? अधिकतम, तो अधिकतम की सीमा नहीं है, अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है वित्तीय आपातकाल, जब तक कि सब चीज़ ठीक ना हो जाए देश में। और इसके लिए संसद से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति शासन के लिए मैं बोली कि 6 मंथ का अनुमोदन लेना पड़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भी 6 मंथ के बाद अनुमोदन लेना पड़ता है संसद से, इसके बाद कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल में अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लग गया मतलब लग गया, जब तक कि वित्तीय स्थिति सुधर ना जाए तब तक ये लगा रह सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति चाहेंगे तो कभी भी इसे हटा सकते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को या फिर वित्तीय आपातकाल को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को भी हटा सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 280 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 280 में दिया गया है वित्त आयोग संबंधित प्रावधान। अगर वित्त आयोग की बात की जाए तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। कब हुआ था प्रथम वित्त आयोग का गठन? 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और गठन कब हुआ था प्रथम वित्त आयोग का? तो 1951 में हुआ था, ठीक है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। और सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। योग्यता क्या होता है? तो लोग वित्त का जानकार होना चाहिए, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है वित्त आयोग का? तो 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें चाहेंगे तो कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। वित्त आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? सलाहकारी प्रवृत्ति का, अर्थात इनकी सिफारिश को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है। क्या है? राष्ट्रपति इनकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इनकी सिफारिश सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। और ये केंद्र राजस्व में राज्यों के हिस्से के बारे में सिफारिश करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया है। 15वें वित्त आयोग कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनगड़िया। प्रथम वित्त आयोग कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी। किस संधि से हुई थी? मद्रास की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1767 1769 के बीच। आपको मैं बता दूं कि कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। कितने? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम हुआ था 1767 1769, द्वितीय हुआ था 1780 से 84, और तीसरा हुआ था 1790 से 92, और चौथा हुआ था 1799 में, ठीक है। कब हुआ था? 1799 में। पहली आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी, दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि से हुई थी, और तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई थी। और चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। कहाँ मारे गए थे? युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम में हो रही थी और वहीं पर टीपू सुल्तान युद्ध स्थल में ही मारे गए थे, ठीक है। बच गया पेरिस संधि। पेरिस की संधि किससे संबंधित है? तो ये कर्नाटक के तीसरे युद्ध से संबंधित है, ठीक है। कर्नाटक युद्ध भी 3 हुआ था। कितना हुआ था? 3 हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो हुआ था
1746 से 48 कब हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? 1746 से 48। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध के। ठीक है, तो कब हुआ था? पहला 1746 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तीसरा 1756 से 1763। पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला-सापल संधि से। किससे हुआ था? एक्सला-सापल संधि से। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कूट वाइज, इसलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था एक्सला-सापल संधि के साथ, और दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था पांडिचेरी के संधि के तहत। ठीक है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। किससे? पेरिस की संधि से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कौन? दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहे कि दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे विलियम वेडरमन। कौन थे? विलियम वेडरमन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जब दूसरा विलियम वेडरमन है तो पहला भी कोई होगा, तो जी बिल्कुल पहला कौन थे? जॉर्ज यूल। ये कौन थे? पहला अध्यक्ष थे। ठीक है, और जबकि विलियम वेडरमन ये दूसरा अध्यक्ष थे। अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। कब अध्यक्षता किए थे ये? तो 1889 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1889 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1889 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 1889 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की खासियत क्या थी? तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने के फैसले पर पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, इंग्लैंड में क्या हुआ था? इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही जा रही थी। ठीक है, और इस फैसले पर पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये कब हुआ था? 1889 वाले बम्बई अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो विलियम वेडरमन। और विलियम वेडरमन जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता किए हैं। कब कब? एक तो 1889 में किए हैं और दूसरा 1910 में किए थे। कब किए थे? 1910 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता भी विलियम वेडरमन ही किए थे। और यह अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। 1889 वाला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, लेकिन 1910 वाला अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है विलियम वेडरमन से संबंधित, इसलिए आप लोग इनका दोनों कार्यकाल लिख लीजिएगा। एक तो 1889 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और एक 1910 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे एम ए सयानी। कौन थे? एम ए सयानी थे। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इस अधिवेशन की खासियत क्या थी? तो इस अधिवेशन की खासियत थी, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। कब गाया गया था वंदे मातरम को पहली बार? तो पहली बार कांग्रेस मंच पर 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम को किसने गाया था? तो वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम को लिखा किसके द्वारा गया था? तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम को लिखा गया था 1876 में। ठीक है, अगर जेम्स प्रिंसप की बात की जाए तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। किसको पढ़ा गया था? अशोक के अभिलेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक के अभिलेख को पहली बार जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? तो 1837 में। कब पढ़ा गया था? 1837 में। अगर टी पैंथेलर की बात की जाए तो टी पैंथेलर के द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेख को खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1750 में। कब खोजा गया था? 1750 में। और किसके द्वारा अशोक के अभिलेख को खोजा गया था? टी पैंथेलर के द्वारा। और पढ़ा किसके द्वारा गया था? जेम्स प्रिंसप के द्वारा। कब पढ़ा गया था? 1837 में। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो ए ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ह्यूम के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। सॉरी 1511 में। कब किया गया था? 1511 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो मछलीपट्टनम में किया गया था। कहाँ किया गया था? मछलीपट्टनम में। हालांकि कारखाना तो पहले सूरत में ही कर दिया गया था 1608 में ही, सॉरी 1611, 1511 में नहीं, 1611 में, ठीक है। कहाँ स्थापना कर दिया गया था? पहले सूरत में ही स्थापना कर दिया गया था 1608 में, लेकिन इसे मुग़लों के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया था। इसीलिए किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि उसने कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रथम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1611 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मछलीपट्टनम में। किसके शासनकाल में हुई थी? कौन सा मुगल साम्राज्य उस टाइम था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। और सूरत में कारखाना स्थापित करने का परमिशन कब दिया था? 1613 में। कब दिया था? 1613 में, ठीक है। जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहाँ की बात की जाए तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी और फारसी भाषा के स्वर्णकाल कहा जाता है। जबकि औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखा गया था। कौन सा? गुलामगिरी। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। गुलामगिरी की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले किस जाति से बिलोंग करते थे? माली जाति से बिलोंग करते थे। किससे? माली जाति से। और ज्योतिबा फूले जो है खुद को उपाधि दिए थे किसका? महात्मा की उपाधि खुद को दिए थे, ठीक है। महात्मा की उपाधि धारण किए थे। एमजी रानाडे की बात की जाए तो एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। इनका पूरा नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आत्माराम पांडुरंग की बात की जाए तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में, ठीक है। राजा राम मोहन की बात की जाए तो इनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में 1833 में हो गई थी। कब हुई थी? 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा राम मोहन को राय की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राय की उपाधि बंगाल के नवाब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल के नवाब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था संवाद कौमुदी की रचना किसने की है? तो संवाद कौमुदी की रचना जो है वो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लाया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो लाया गया था नॉर्थब्रूक के शासनकाल में। किसके काल में? नॉर्थब्रूक के शासनकाल में लाया गया था। कब लाया गया था? 1872 में लाया गया था। इसके तहत किया गया था कन्याओं के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया था? तो कन्याओं के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। कितने? 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह करना वर्जित कर दिया गया था नेटिव मैरिज एक्ट के तहत, ठीक है। और कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1872 में। किसके शासनकाल में? नॉर्थब्रूक के शासनकाल में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एलन बरो के शासनकाल में क्या हुआ था? तो एलन बरो के शासनकाल में जो है एलन के शासनकाल में साप्ताहिक छुट्टी प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? साप्ताहिक छुट्टी प्रारंभ। साप्ताहिक जैसे अभी रविवार का छुट्टी होता है ना, तो रविवार की छुट्टी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? एलन के शासनकाल में। एलन का शासनकाल प्रसिद्ध है सिंध विजय से। सिंध का विजय किसके शासनकाल में हुआ था? तो एलन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। विलियम बेंटिक की अगर बात की जाए तो विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर
गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके प्रयास से लगाया गया था? तो राजा राम मोहन के प्रयास से लगाया गया था। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। कब लगाया गया था? 1829 में। सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? बंगाल में। और 1830 में इसे मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना किया गया था? तो ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ये 5वें सिख गुरु थे। कैवें सिख गुरु थे? 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, 5वें सिख गुरु थे। अगर सिख धर्म की बात की जाए तो सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक देव के द्वारा। अर्थात सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। कौन कौन से थे? क्रम वाइज कभी कभी पूछता है, कूट वाइज लगाने के लिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, और गुरु नानक देव के द्वारा ही लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया गया? तो वो जो खाना खिलाया जाता है सिख धर्मों में ना, गुरुद्वारा आप जाओगे तो खाना खिलाता है वहाँ पर, तो इसी को लंगर व्यवस्था कहा जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुरु नानक देव जो सिख धर्म के पहले गुरु थे उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरे सिख गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे। और इन्हीं के द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखा गया, गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। इसीलिए अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसका आविष्कार बोलिए या प्रारंभ बोलिए, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तीसरे सिख गुरु कौन थे? तीसरे सिख गुरु थे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। और इन्होंने सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया था। किनके द्वारा सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया था? तो सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास के द्वारा। ठीक है, सिख गुरु चौथे सिख गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। कौन थे? चौथे सिख गुरु गुरु रामदास थे। और इन्होंने 1577 में पवित्र नगर अमृतसर की स्थापना की थी। तो अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा। और इन्हीं को अकबर के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था। उसी ज़मीन पर अमृतसर का स्थापना किया गया था। ठीक है, 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। इन्हीं के द्वारा आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। उस समय हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर तो नाम दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, गोल्डन टेम्पल किसके द्वारा नाम दिया गया है? अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन हरमंदिर साहब उस समय कहा जाता था। इसकी स्थापना के देखिए, अमृतसर का स्थापना सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने किया था, जबकि हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव को 1606 में जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। कब दिया था? 1606 में जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। किसको दिया था? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। कौन थे? गुरु हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे। और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था तथा सिखों को योद्धा के रूप में परिवर्तित भी किया था। सातवें गुरु कौन थे? तो सातवें गुरु थे गुरु हरराय। कौन थे? गुरु हरराय थे। इन्होंने सिख धर्म का प्रचार एवं इसका प्रसार किया था। ठीक है, 8वें गुरु कौन थे? तो गुरु हरकिशन थे। इन्होंने औरंगजेब के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और शहीद होने को प्राथमिकता दी थी। ठीक है, और इन्हीं की मृत्यु जो है चिकन पॉक्स से हो गया था। किससे हो गया था? चिकन पॉक्स से इन्हीं की मृत्यु हो गया था। एक बार क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस सिख गुरु का मृत्यु जो है वो चिकन पॉक्स से हो गया था? तो हरकिशन का हो गया था। किसकी हो गई थी? गुरु हरकिशन की। और 9वें गुरु कौन थे? तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इन्होंने सिख धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया और इनकी हत्या जो है, हत्या नहीं, इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। कब दिया गया था? 1675 में दिया गया था। अभी आप देखिए अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। कब दिया था? 1606 में। और 1675 में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था। ठीक है, और सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में। कब हुआ था? 1666 में। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी तथा गुरु ग्रंथ साहब को ही अंतिम गुरु घोषित कर दिया था कि मतलब अब कोई गुरु बनेगा नहीं, अब गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो पटना से किसने किया था? तो पटना से किए थे पीर अली ने। किसने किए थे? पीर अली। ये कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे। एक बार पूछा गया था, ठीक है, कि पीर अली कौन थे, तो ये एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे पटना के, और इन्हीं के द्वारा पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। जबकि कुंवर सिंह ओवरऑल बिहार से नेतृत्व किए थे। हालांकि ये थे कहाँ के थे? तो ये थे जगदीशपुर के। कहाँ के थे? आरा के जगदीशपुर के रहने वाले ये एक जमींदार थे, ठीक है। और इन्होंने ही बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगर अलग से पटना से पूछा जाए कि पटना से कौन नेतृत्व किया था, सिर्फ पटना से, तो पीर अली के द्वारा किया गया था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला की बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से किए थे। कहाँ से किए थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो फैजाबाद से किए थे। और इन्हीं को पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया था। कितने का? 50,000 का इनाम रखा गया था, ठीक है, कि इनको पकड़ के दो 50,000 का इनाम देंगे। और कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए कितने हज़ार का इनाम? 25,000 का। जबकि मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था, ठीक है। लियाकत अली की बात की जाए तो लियाकत अली कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो लियाकत अली जो है वो बरेली से नेतृत्व किए थे। कहाँ से नेतृत्व किए थे? बरेली से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इनके द्वारा प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था। कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? महानिर्वाण की। महानिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को बोला जाता है, ठीक है। मृत्यु की घटना को, महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वैसे निर्वाण कहा जाता है किसी की मृत्यु घटना को। बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसे निर्वाण कहा जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। और प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और बोध गया की बात की जाए तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। लुम्बिनी की बात की जाए तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी। कहाँ हुई थी? नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून जमाने में आवश्यक होती है? यानी खून जमाने में कौन सा विटामिन कारीगर है, या किस विटामिन की कमी से खून नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। किसमें? घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। विटामिन डी को एकमात्र विटामिन जिसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है तो वो विटामिन डी है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। जीरोथैलेमिया और रतौंधी किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। और बड़ों में कौन सा बीमारी? तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। कौन सा बीमारी होता है बड़ों में? ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है, जबकि बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, मतलब हड्डी कमजोर हो जाता है और मुलायम हो जाता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। विटामिन डी 3 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? अर्गो कैल्सीफेरोल। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैली कैल्सीफेरोल नाम है। कैली कैल्सीफेरोल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोकोवानिन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शादी विवाहों में आजकल आप देखते होंगे नया चलन चला है कि जब दुल्हन और दूल्हा प्रवेश करता है, एंट्री लेता है, तो एक वाइट सा फिर धुआं टाइप सा दिखता है। वो क्या होता है? वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्करों में सबसे मीठी कौन सी शक्कर होती है? सबसे मीठा शक्कर फ्रुक्टोज होता है। और फ्रुक्टोज जो है वो सारे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है? शहद में। किसमें? शहद में। शहद का मिठास किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण, ठीक है। अंगूर में भी फ्रुक्टोज बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। एक बार BPSC में पूछा जा चुका है, ठीक है। सुक्रोज को क्या बोला जाता है? सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है, ठीक है। वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होता है? वायुमंडल बोलिए या फिर वायु बोलिए, तो वायुमंडल में कौन सा नोबेल गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडोन नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता है? रेडोन नहीं पाया जाता। कुल कितने नोबेल गैस हैं? तो कुल 7 नोबेल गैस हैं। कितने नोबेल गैस हैं? 7। कौन कौन से? नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ठीक है। हीलियम,
लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेडोन और ओगेनेसन। ओगेनेसन का खोज हाल फिलहाल में ही हुआ है, ठीक है, इसलिए कहीं कहीं आपको 6 ही मिलता होगा, लेकिन कितने हैं? 7। कौन कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेडोन, ओगेनेसन, ठीक है। जेनोन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनोन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% लगभग, ठीक है। 78%, 78.8% पाया जाता है, तो लगभग 78%। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है, 20-21%, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? आर्गन। आर्गन कितना पाया जाता है? 0.93%। फोर्थ नंबर पे कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना पाया जाता है? 0.03%, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीताराम आश्रम की स्थापना किसने करवाया था? सीताराम आश्रम की स्थापना करवाया गया था किसके द्वारा? स्वामी शाहजानंद के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? स्वामी शाहजानंद के द्वारा सीताराम आश्रम की स्थापना करवाई गई थी, ठीक है। मजरूल हक के द्वारा कौन सा आश्रम का स्थापना करवाया गया था? सदाकत आश्रम का। कौन सा आश्रम का? सदाकत आश्रम का स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु कहा जाता है। और बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ये उपराष्ट्रपति भी होते हैं और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति स्वतः ही बन जाता है, इसीलिए राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगर आपसे संसद की बात की जाए तो संसद के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन आज 18 ही था, लेकिन एनालाइज करते करते तो मैं 50 से प्लस कर देती हूँ ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।